अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मीडिया के दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी आपको बहुत बहुत बधाई हम सब की तरफ से। जी, मैं भी आपके माध्यम से देश भर के सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि शक्ति का पर्व हम इस तरह से मनाएं जिससे कोरोना परास्त करने की दिशा में हम और आगे बढ़े। सावधानी जरूर रखें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी को भी जहां तक हो सके मेंटेन करें और स्वच्छता का भी हम आग्रह रखें। तो शक्ति का पर्व सबके लिए शुभ हो और देश की प्रगति के लिए ये शक्ति पर्व से जो नया समय शुरू हुआ है वो देश को बहुत आगे ले जाने वाला हो, ऐसी मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। अमित जी, वैसे तो आप हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने काम की वजह से, लेकिन इस साल आप अपने स्वास्थ्य की वजह से भी बहुत चर्चा में रहे और पूरे देश में आपके स्वास्थ्य को लेकर लोगों में चिंता भी थी। जो आपके शुभचिंतक थे वो चिंतित थे और जो आपके दुश्मन थे वो कुछ और सोच रहे थे। तो सबसे पहले पूरा देश ये जानना चाहता है आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्या अपडेट है, आप कैसे हैं? स्पष्टता कर दूं, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, मेरी ओर से। हाँ, मगर हो सकता है मेरी विचारधारा और मेरी कार्य पद्धति के सामने कुछ लोगों को कुछ आपत्तियां हो सकती है। खैर, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, परंतु मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ। और मुझे कोरोना हुआ था, बाद में थोड़ी वीकनेस थी और इम्यूनिटी लेवल नहीं आया था, इसलिए डॉक्टरों ने आइसोलेशन में रहने के लिए सलाह दिया था। मगर मैं अब पूर्णतः स्वस्थ हूँ, अच्छे से काम कर सकता हूँ और आज आपके सामने उपस्थित हूँ। इस दौरान आपका एक्सपोजर जो है, पब्लिक एक्सपोजर काफ़ी कम हो गया, आप बहुत टाइम से दिखाई नहीं दिए। स्वाभाविक है जी। तो ऐसा लगता है कि जो बिहार का चुनाव होगा वो इस साल में अब आपका पहला एक्सपोजर लोगों को मिलने वाला है। जी, मैं 25 के बाद जाने वाला हूँ बिहार के चुनाव। जी, तो बिहार में मुझे याद है जब पिछली बार 2015 में मैं आपके साथ गया था चुनाव प्रचार में, उस समय भी आपने कहा था कि बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है। 2015 से और इस बार की स्थिति में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, 2015 में भी हम अच्छी स्थिति में थे, हमारी स्थिति में सुधार ही हुआ था। असेंबली में हमारी सीटें बढ़ी थी, मत प्रतिशत भी बढ़ा था, मगर चूंकि सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में नहीं था, इसलिए हम चुनाव हारे थे। और ये वास्तविकता है, सबके सामने है कि जदयू, आरजेडी और बाकी जो मोर्चा बना था उसका सामाजिक समीकरण हमसे ज़्यादा मजबूत था। मगर इस बार उल्टी चीज़ है, इस बार सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी के 5 साल समाप्त होने के बाद ये 1.5 साल जो सफलतापूर्वक कोरोना का सामना किया है और विशेषकर देश के 60 करोड़ गरीबों की चिंता कोरोना के समय में हुई है, जिस पर सबसे बड़ी आपत्ति थी, क्योंकि रोज कमाकर रोज को खाने वाला वर्ग तो वो गरीब वर्ग ही है, जिसको अगर लॉकडाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, कल कारखाने बंद होते हैं, ऑटो रिक्शा बंद होते हैं, तो वो क्या खाएंगे? वो हरेक के घर में मार्च से लेकर छठ पूजा तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज भारत सरकार की ओर से पहुंचाकर नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सहायता करी। हर महिला के जनधन अकाउंट के अंदर पैसे भेजे, हर किसान के बैंक अकाउंट के अंदर 6,000 रुपया भेजा, हर दिव्यांग के अकाउंट में भेजा, हर वृद्ध व्यक्ति के अकाउंट में पैसा भेजा है। मेरा कहने का मतलब है कि चाहे लघु उद्योग हो, चाहे मझले उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योग हो, सबके लिए चिंता करने वाला एक सर्वस्पर्शीय पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और बिहार जैसे प्रदेश में इसकी बहुत गहरी असर प्रो भारतीय जनता पार्टी, प्रो एनडीए दिखाई देती है। बिहार सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। लगभग जितने भी प्रवासी मजदूर आए उनके रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, जानने के क्वारंटाइन पीरियड समाप्त होने के बाद 1,000 रुपया उनको मुआवजा दिया गया। और आज बिहार का रिकवरी रेट 90% क्रॉस कर गया है, लगभग 94% के आसपास है, जो देश में सर्वाधिक रिकवरी रेट में से एक है। आप जानते हैं बिहार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्वाभाविक रूप से बाकी राज्यों की तुलना में निर्बल माना जाता था, फिर भी 94% का रिकवरी रेट मैं मानता हूँ नीतीश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की बिहार सरकार,
ये दोनों ने जो कोरोना में काम किया है, मैं मानता हूं कि इस चुनाव में हमारी बहुत बड़ी जमा पूंजी है जिसका फायदा हमें होने जा रहा है और सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में है। अमित जी, इस समय बिहार में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है चिराग पासवान को लेकर, एलजेपी को लेकर, कि एलजेपी इस तरफ है कि उस तरफ है। ऐसा लगता है कि लोगों में भी कंफ्यूजन है और हो सकता है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी ये कंफ्यूजन हो। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, अच्छा किया सुधीर जी आपने ये सवाल कर दिया। एलजेपी की ओर से मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं एलजेपी पार्टी से मेरा कोई उनकी ओर से बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, ये 4 दल इकट्ठा होकर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। ये वास्तविकता है। तो मैं अपील करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकमुश्त होकर ये चारों दलों के प्रत्याशी जहां पर भी चुनाव लड़ते हैं प्रचंड बहुमत के साथ उनको जिताने के एडी चोटी का जोर लगाकर प्रयास करें। चुनाव में कई बार ऐसी चीजें कही जाती है जिससे कंफ्यूजन हो, मगर बिहार की जनता की राजनीतिक परख बड़ी पैनी होती है। जो बिहार की राजनीति को जानते हैं उनको मालूम है सबसे ज्यादा देश में राजनीतिक रूप से जागरूक जो 2-3 प्रदेश है उसमें से एक बिहार है। उनको मालूम है कौन कहाँ है। अखबार में फोटो लगाने से या पोस्टर में फोटो लगाने से कुछ नहीं होता। मोदी जी जाएंगे, मैं जाऊंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाकर स्पष्टता कर कर आएंगे, ये कोई छिपी रहने वाली बात नहीं। ये तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, हम एनडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें एलजेपी कहीं पर भी नहीं है। चिराग पासवान का ये बयान कि मेरे दिल में मोदी जी ऐसे बसते हैं जैसे हनुमान जी के दिल में श्री राम बसते थे और आप मेरा दिल चीर के देख लीजिए तो मोदी जी की तस्वीर निकलेगी, आपको ऐसा लगता है ये कंफ्यूजन फैलाने के लिए बयान नहीं? दिया ऐसा है? तो कई ऑपोजिशन वालों के मन में है। इट डजंट मीन कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, काफी लोगों के मन में है। आपको ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान थोड़े ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, महत्वाकांक्षी हो रहे हैं और इस वजह से, क्योंकि जब तक पासवान जी जीवित थे तब तक आपको इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिली थी। अब उनका अपना आकलन है, वो महत्वाकांक्षी है या नहीं है टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से, एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी इनसे चर्चा कर रही थी, नड्डा जी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था, हम दोनों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने और मैंने पर्याप्त सीटें उनको ऑफर की थी, परंतु वो नहीं माने और अंततोगत्वा उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जब गठबंधन तोड़ दिया तो आज वो हमारे गठबंधन में नहीं है, जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है। नीतीश कुमार जी को लेकर जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो एक तो होता है कि बहुत अति उत्साह होता है, जोश होता है, मेरा नेता कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, तो तुरंत दिल से आवाज निकलती है नीतीश कुमार जैसा हो। पर अगर हम ये ना भी कहें कि एंटी इनकम्बेंसी वेव उनके खिलाफ है, पर इतना तो कह सकते हैं कि उत्साह उतना नहीं है उनको लेकर, इसका आपको नुकसान होगा? मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, बिहार की जनता कांग्रेस के अंतिम 10 साल, लालू प्रसाद जी के 15 साल और नीतीश कुमार जी के 15 साल का कंपैरिजन जरूर करेगी। ये 25 साल जो कांग्रेस के अंतिम 10 साल अस्थिरता वाले और 15 साल लालू प्रसाद यादव के जंगल राज वाले गए हैं, उसमें बिहार को तहस नहस कर दिया। ढेर सारे नरसंहार होना, कितनी फिरौतियाँ, कितने लोग पलायन कर जाना, इंडस्ट्री पलायन कर गई, व्यापार पलायन कर गया, प्रोफेशनल पलायन कर गए, शिक्षा का पूरा खाका, एक जमाने में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से आते थे, पूरा बिहार का शिक्षा का खाका तितर बितर हो गया, शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार पहुंच गया। विकास दर की बात करें तो पहले 3% समथिंग विकास दर था जब लालू जी ने छोड़ा, आज 11.6 तक विकास दर को हमने पहुंचाया है। 23,000 करोड़ का बजट था, उसको लगभग हमने 2,11,000 करोड़ तक पहुंचाया है। 96% रोड बना दी है, पीने की पानी की स्थिति में सुधार किया है, गांवों में बिजली पहुंचाने का काम 100% समाप्त कर दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार ने ये जो काम किए हैं, मैं मानता हूं बिहार की जनता इसको ढंग से देख रही है। उसके घर में
बिजली आई है, उसके घर में शौचालय आया है, उसके घर में स्वास्थ्य का एक कार्ड पहुंचा है जिससे 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ वो अपना करा सकता है, गरीब को घर मिला है। इतनी सारी चीजें नरेंद्र भाई ने 60 करोड़ गरीबों के लिए की है। और बिहार सरकार ने जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था को कब्जे में लिया है, यहाँ दिन दहाड़े डकैतियाँ, फिरौती, नरसंहार होते थे, उसकी जगह अब बच्चियाँ साइकिल लेकर दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं, 9वीं 10वीं कक्षा की बच्चियाँ। ये स्थिति बिहार देख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहा है। और जब वोट डालने जाएंगे तो एक और तो कोरे वादे हैं और एक भयावह बैकग्राउंड है, दूसरी ओर कंक्रीट नक्कर किया हुआ काम है और आगे की ठोस रणनीति है। तो मुझे लगता है कि एनडीए के कंक्रीट किए हुए काम और आगे की ठोस रणनीति के बिहार की जनता पसंद करेगी और निश्चित रूप से बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमें चुनाव जीतेंगे। सामाजिक संतुलन के लिए आप नीतीश कुमार जी के कंधों पर डिपेंड कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी मोदी जी के कंधों पर डिपेंड कर रहे हैं, तो कौन किसके कंधे पर है? इसमें इस प्रकार के इक्वेशन बिठाने का सवाल, जब साथी होते हैं तो सब बरोबर होते हैं। मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, नीतीश जी बिहार के स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, मगर हम सब साथी हैं और साथ में चल रहे हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा ऐसा भाव रखने की कोई जरूरत नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस अगर 2015 से खराब रही इस बार बीजेपी की कोई, तो ये मोदी सरकार के ऊपर भी एक रेफरेंडम माना जाएगा, चीन के ऊपर माना जाएगा, कोरोना वायरस पर आपने जो काम किया उस पर माना जाएगा, रोजगार, इकोनॉमी, सब पर एक रेफरेंडम होगा ये? देखिए, हर बार विपक्ष ऐसी बात करता है, सबको मालूम है कि फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट के चुनाव के सब्जेक्ट अलग होते हैं, सेंटर के चुनाव के सब्जेक्ट अलग होते हैं। फिर भी ऐसा समय नहीं आने वाला क्योंकि हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीत जाएंगे जी। तो जो लोग अभी शायद रेफरेंडम वो भी बोलते हुए डर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अंत में बीजेपी चुनाव जीतने वाली है। अमित जी, पूरे दुनिया में अब कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आ रहा है कोविड का और बहुत सारी जगह लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। क्या भारत में भी सेकेंड लॉकडाउन के लिए आप लोगों ने कुछ सोच कर रखा है, कंसीडर भी किया है आपने? नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक सावधानी का बड़ा अभियान चलाया है। वो गांव-गांव तक, स्कूल तक, पुलिस थाने तक, आंगनवाड़ी तक, हेल्थ वर्कर तक, हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि जब तक टीका नहीं संशोधित हो जाता और जब तक इसकी दवाई नहीं बन जाती, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और हाथों को कई बार दिन में अच्छे से साफ करना, ये तीनों चीज़ों पर बल देना यही है। और जहाँ तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन के वक्त ही हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ढंग से सुधार कर लिया। आज भारत में कोविड को लड़ने के लिए दुनिया में कह सकते हैं हम कि सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके प्रोटोकॉल्स बन गए हैं कि किस स्टेज पर किस दवाई देनी है, किस नहीं देनी है, रिपोर्ट किस तरह से निकालनी है। एम्स हर रोज 35-40 अस्पतालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इनके डॉक्टरों को गाइड कर रहा है। पेचीदे जो केस हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, इसको रिफ़र किया जा रहा है, उस पर यहाँ से एडवाइस भी जा रही है। इसके कारण मृत्यु दर भी कम हो रहा है और रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हमारा, जब मोदी जी ने लॉकडाउन किया तब विपक्ष के कुछ नेता और विशेषकर राहुल गांधी कहते थे पूरा देश बंद कर दिया, लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला। आज उनको मालूम नहीं है कि अगर लॉकडाउन न करते और उस वक्त पीक आता तो बगैर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लाखों करोड़ों लोग मर जाते। अब मैं बंगाल पर आता हूँ। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां बिल्कुल सही समय है ये राष्ट्रपति शासन लगाने का? आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, मैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता और इस प्रकार के इंटरव्यू में मैं कह भी नहीं सकता, परंतु इतना जरूर कहता हूं कि बंगाल के अंदर चिंताजनक स्थिति है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या करना, हत्या होना और बाद में उसी दल के लोगों को वो हत्या में फंसा देना,
खुलेआम रोड पर शूट आउट होने, हर जिले में बम के कारखाने मिलने, प्रशासन चरमरा गया है। अम्फान साइक्लोन के बाद जो लोगों को मदद पहुंचनी थी उसमें भी अपीसमेंट। कोरोना का पूरा व्यवस्था टूट पड़ा है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का हर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गया है और बंगाल की जनता त्राही त्राही है। हम तो वहाँ ऑपोजिशन में है, संघर्ष कर रहे हैं, जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर दमन हो रहा है, हत्याएं हो रही। और मैं मानता हूं कि शायद ही देश में ऐसा कोई राज्य होगा जिसमें राजनीतिक विंडिक्टिवनेस के कारण इतनी हत्याएं रिसेंट पास्ट में हुई होगी। जो बंगाल की स्थिति है वो चिंताजनक तो है ही। राष्ट्रपति शासन एक अलग विषय है, इसके संवैधानिक पैरामीटर्स भी है और फैसला इस प्रकार के इंटरव्यू में आना से नहीं होता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, परंतु चिंताजनक हालत है। जब धारा 370 हटी जम्मू कश्मीर से, तो आप ये कह सकते हैं कि राजनीति की भाषा में यू आर द पोस्टर बॉय ऑफ दैट डिसीजन। प्रधानमंत्री ने आपको आपकी तारीफ भी की लोकसभा में आने के बाद, लेकिन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती तीनों आने के बाद बाहर जब आए 1 साल के बाद, तो तीनों के तेवर वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे और तीनों ने वही भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया जो पहले था। तो अब ये जानने की जरूरत है कि 1 साल के डिटेंशन के बाद क्या वो हो पाया? देखिए, काफी हद तक तो हुआ है, मगर कोविड के कारण गति थोड़ी स्लो हुई है। वहां पर भी कोविड का प्रकोप था और भारत सरकार भी स्वाभाविक रूप से कोविड के खिलाफ लड़ने में बिजी थी। अभी 4-5 महीने से फिर से स्पीड बढ़ी है। मुझे लगता है 1 साल आते आते 70 साल तक जो कश्मीर में विकास नहीं देखा है वो हम दिखाने में सफल होंगे, पहुंचाने में सफल होंगे। सभी व्यक्तिगत बेनिफिशियरी है, जैसे विधवा सहाय है, वृद्ध सहाय है, वजीफे देने हैं, इस सब चीज़ों को पहुंचाने की शुरुआत की गई है। हर गांव में बिजली पहुंचना शुरू हो गया, हर गांव में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। पंचायत के चुनाव अच्छे से हो गए, जिला पंचायत के चुनाव 1-2 दिन में ही घोषित होने वाले हैं। तो 3 स्तरीय जो हमारी पंचायती व्यवस्था है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगी। स्थानीय लोगों को अधिकार मिलेंगे, स्थानीय लोग अपने जरूरियात के हिसाब से बजट का प्लानिंग कर पाएंगे और धीरे धीरे कश्मीर पटरी पर आ रहा है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, एकदम अच्छे तरीके से कंट्रोल है और टेररिज्म हो या इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई है और अच्छे से हम कर रहे हैं। जहाँ तक अब्दुल्लाज और मुफ्ती फैमिली का सवाल है, उनका तो करना स्वाभाविक है क्योंकि 370 की आड़ में इतने साल तक वहां का शासन उन्होंने भोगा है, गरीब को गरीब रखने का काम किया है, कश्मीर में विकास नहीं पहुंचा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना करप्शन हुआ है और ये करप्शन एक बहुत बड़ी खदान थी जो आज बंद हो पड़ी है। तो मैं मानता हूं कि कश्मीर की जनता जानती है कि 370 से हटाने की ये जो मांग है वो क्यों कर रहे हैं। पर महबूबा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गई ये जानने के लिए कि उनको हाउस अरेस्ट में रखा क्यों। आप होम मिनिस्टर हैं, तो आप देश को ये बता सकते हैं कि इनको हाउस अरेस्ट में रखा क्यों, कारण क्या था? देखिए, हाउस अरेस्ट में नहीं रखा, पहले तो अरेस्ट में ही रखा था। जब 370 को हटाया गया तो आप प्रचार कर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम न कर पाए और जिस प्रकार के बयान उस वक्त आते थे, आग लग जाएंगी, हाथ काट डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे लगता है कि उचित ही कदम था। और जैसे ही स्थिति नॉर्मल हुई, सब बाहर है, अपनी अपनी पार्टी भी चला रहे हैं और चलाए, कोई आपत्ति नहीं। इस देश में कई पार्टियां हैं, चलती है, जम्मू कश्मीर में भी चलनी चाहिए। अब आखिरी विषय अमित जी है चीन। आपको ऐसा लगता है कि चीन को जज करने में, समझने में हम लोगों से गलती हुई? क्योंकि पहले तो हमने बहुत दोस्ती के हाथ उनको बढ़ाए थे, मामल्लापुरम में भी किया हमने, वुहान में भी किया हमने, साबरमती में भी किया, तो हम जज नहीं कर पाए चीन को। देखिए, 2 चीजें हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं।
किसी भी व्यक्ति से रिश्ते सुधारने का प्रयास करना, इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। बिगड़े हुए रिश्ते पड़ोसियों से सुधारने ही चाहिए, मगर सुधारने की लड़क में हमारे हितों की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। हमने सुधारने का प्रयास किया, जब भी हमें लगा कि हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण का प्रयास हो रहा है, हमने आंख में आंख डालकर जवाब दिया है। ये 62 वाली स्थिति नहीं है। रिश्ते सुधारने का प्रयास हमने पाकिस्तान से भी किया था, चीन से भी किया था, सबसे करना भी चाहिए। मगर जब आप योग्य प्रतिभाव देने की बजाय अलग तरीके से बर्ताव करोगे तो उस वक्त हमारा स्टैंड अलग होगा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्धता का होगा, जो मोदी सरकार ने अच्छे ढंग से कर दिखाया है। तो क्या हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं? जैसे अभी बात हो रही है पाकिस्तान और चीन के दोनों फ्रंट एक साथ अगर खुलते हैं तो। मैं नहीं मानता ऐसी नौबत आएगी। अभी कूटनीतिक स्तर पर भी बात हो रही है और सेना के अधिकारियों के बीच में भी बात हो रही है। आशा करनी चाहिए रास्ता निकल आएगा, अच्छा रास्ता निकल आ जाए। मगर मैं इतना कह सकता हूं कि भारत की 1 इंच की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। पर ये भारत सरकार का अटल निर्णय है। पर गलवान के बाद उन्होंने अतिक्रमण किया है या नहीं किया है? देखिए, अभी मैं फिर से एक बार कहता हूं, भारत की भूमि पर 1 इंच अतिक्रमण छोड़ दीजिए, अंदर गप्पे लगाते 12 किलोमीटर अंदर आ गए, 30 किलोमीटर, 1 इंच भी भूमि हमारी किसी के हाथ में हम नहीं जाने देंगे। वैसे राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास है फॉर्मूला 15 मिनट वाला, तो आप उनसे भी सीख सकते हो। भैया वो 62 में ही कर लेते तो इतना हजारों वर्ग हेक्टर भूमि न चला जाता। उस वक्त के तो प्रधानमंत्री ने आसाम को कह दिया बाय बाय आसाम आकाशवाणी पर, और कांग्रेस पार्टी हमें ये नसीहत दे रही है। आपके परनाना की सरकार थी तभी जमीन जाती रही। हमारे समय में कम से कम हमने डटकर मुकाबला किया है। मैं तो गर्व करता हूं बिहार रेजिमेंट के उन जवानों पर, जिन्होंने इतनी हड्डियां गलाने वाली ठंड में भी रात को मुस्तैद रहकर हमारे देश की सीमा की सुरक्षा की है और कठोर जवाब दिया है, शहीद भी हुए हैं। अब इसमें लेटेस्ट ये है, जो मैं आपसे बिल्कुल ताज़ा बात जो कर रहा हूँ, वो ये कि लेह में जब आप अपना लोकेशन फीड करते हैं तो लेह को, वो जम्मू कश्मीर को चाइना का हिस्सा दिखा रहे हैं उनके फ़ोन में जो मैप्स हैं। इसी तरीके से जो उनके फ़ोन हैं चाइना के, वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखाई नहीं रहे। तो ये एक IT वॉर में भी तब्दील हो गया अब। नहीं, देखिए, ये आज से नहीं है। मैंने बोला ना, आज़ादी के समय से 62 से विशेष कर ये चल रहा है और हम इसके खिलाफ तो लड़ रहे हैं। हमारी जो हक की लड़ाई है बातचीत में, वो इसी के तो खिलाफ है। कोई सॉल्यूशन आप देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? सॉल्यूशन तो अब वार्ता से ही आ सकता है। वार्ता चल रही है, देखिए, सबने आशा करनी चाहिए कि अच्छा सॉल्यूशन निकले। अमित जी, आखिरी सवाल ये है कि आप खुद बीमार रहे, कोविड-19 का से आपने मुकाबला किया। एक व्यक्ति के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर और एक नेता के तौर पर, ये नई स्थिति ने आपको कैसे चेंज किया है? जब आप अस्पताल में रहते होंगे तो आपको समय मिला होगा आत्ममंथन करने का, एज ए पर्सन ऑल्सो, एज ए पॉलिटिशियन ऑल्सो। और आप जैसा जो पॉलिटिशियन है जो लगातार बाहर घूमता है, अगर वो कमरे में बंद रह जाए तो वो भी अपने आप में एक सजा से कम नहीं होगा। नहीं, देखिए, बहुत समय से पढ़ाई लिखाई का टाइम नहीं मिला था। खासे 1.5 महीना मुझे पढ़ाई लिखाई का टाइम मिल गया। दूसरी बात, कई सारी चीज़ों को पीछे मुड़कर देखने का, सोचने का अवसर भी मिला। कई गलतियां मुझसे स्वयं से कहाँ हुई, क्या हुई, इसका एनालिसिस भी किया और आगे के लिए वो गलती न हो इसके लिए अपने आप को तैयार भी किया। और विशेषकर पढ़ाई लिखाई पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहा। कोई इस प्रकार से ईश्वर कृपा से मैं बीमार नहीं रहा कि जिससे पढ़ने लिखने में या उसमें कोई बड़ी बाधा आ जाए। संपर्क विहीन जरूर रहा, परंतु कमरे के अंदर स्थिति इतनी कभी बिगड़ी नहीं कि लिखने पढ़ने में मुझे तकलीफ हो।
तो बहुत ज़्यादा समय तो पढ़ाई लिखाई में ही गया है। सो दिस इज अ बेटर वर्जन ऑफ अमित शाह। वो तो समय ही तय करेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, ये समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, अंत में मैं बिहार की जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में और देश में मोदी जी का जो नेतृत्व है, इस पर आशीर्वाद देते हुए आप बड़े बहुमत के साथ एनडीए की सरकार को बिहार में विजयी बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।